देख रहे हो अपनी लाडली के लक्षण। शादी को 3 साल हो गए, पर अक्ल आज भी 3 साल के बच्चे की जितनी ही है। बड़ों की जूती के बराबर की हैसियत है इसकी। और बातें तो देखो, जैसे पूरे घर का राजपाट इसी के दम पर चल रहा हो। जेठानी जी के सर पर तो जैसे इसने एहसानों का पहाड़ फोड़ रखा है। भगवती देवी की तीखी आवाज रसोई से निकलकर सीधे आंगन में फैले सन्नाटे को चीरती हुई काव्या के कानों में शीशे की तरह पिघल कर उतर गई। हाथ में पीतल की चाय की ट्रे थामे खड़ी काव्या के कदम वहीं ठिठक गए। ट्रे में रखे कपों की हल्की सी खनक उसके हाथों की कपकपी को बयां कर रही थी। यह कोई पहली बार नहीं था जब से इस शास्त्री भवन में उसका कदम पड़ा था। छोटी होने का तमगा और ताने उसकी नियति बन चुके थे। शास्त्री भवन शहर का एक समृद्ध और नामचीन घराना माना जाता था। घर के मुखिया स्वर्गीय पंडित रामनाथ शास्त्री के जाने के बाद परिवार की पूरी बागडोर भगवती देवी और उनके बड़े बेटे कबीर के हाथों में थी। कबीर की पत्नी यानी बड़ी बहू रिया शहर के एक मशहूर बिल्डर की बेटी थी। वह देखने में जितनी आधुनिक थी, मिजाज से उतनी ही घमंडी और कामचोर थी। लेकिन भगवती देवी के लिए रिया का अमीर मायका है ही उसकी सब गलतियों पर पर्दा डाल देता था। दूसरी तरफ की काव्या छोटे बेटे आरव की पत्नी, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी बड़ी, संस्कारी और दिल की साफ थी। जब काव्या ब्याह कर आई थी तो उसने यही सोचा था कि वह इस घर को अपना समझकर सबकी सेवा करेगी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि इस घर में हुकूमत और सम्मान प्यार से नहीं, बल्कि मायके की हैसियत और उम्र के छोटे बड़े के होने के टैग से तय होता है। रिया सुबह 10 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। घर का सारा खाना, साफ सफाई, सास का ख्याल रखना, पूरे परिवार की छोटी बड़ी जरूरतें सब काव्या के कंधों पर था। लेकिन तारीफ तारीफ तो दूर, काव्या को हर मोड़ पर यही सुनने को मिलता। तुम तो छोटी बहू हो, तुम्हारा काम सिर्फ हुक्म बजाना है। बड़ी बहू का दर्जा तो रानी जैसा होता है, उसे घर के झंझटों में क्यों घसीटना। काव्या ने एक लंबी सांस ली, चेहरे पर पसरी उदासी को पोंछा और चाय की ट्रे लेकर बैठक में चली गई। बैठक में कबीर, रिया और सास भगवती देवी बैठी थी। काव्या ने सबके सामने चाय रखी। रिया ने चाय का एक घूंट लिया और मुंह बनाते हुए कप टेबल पर पटक दिया। अरे यार काव्या, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अदरक कम और इलायची ज्यादा चाहिए होती है। शादी के 3 साल बाद भी तुम्हें मेरी चॉइस याद नहीं हुई। आ गई बस मायके से खाली हाथ उठकर। सलीका तो सीखा ही नहीं। काव्या का शब्द अब छलकने लगा था। उसने निजी नचरे उठाकर रिया की आंखों में देखा। दीदी, चाय में इलायची ही डाली है। और रही बात सलीके की तो 3 साल से इस घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ख्याल मैं अकेले ही रख रही हूँ। सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मेरी सांसें रसोई और झाड़ू पोछे में ही छूटती हैं। अरे वाह, सुन रही हैं आप माँ जी? रिया तपाक से बोली। देख रहे हैं इसके तेवर। अब यह मुझे सिखाएगी कि काम कैसे होता है। कबीर, देखिए अपने छोटे भाई की बहू की जुबान। कबीर ने अखबार नीचा किया और काव्या की तरफ घूर कर देखा। काव्या, अपनी हद में रहो। रिया इस घर की बड़ी बहू है, उसका एक रुतबा है। तुम छोटी हो तो छोटे की तरह ही रहना सीखो। घर के कामों की सेखी बघारने की कोई जरूरत नहीं है। आरव, जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर आया था, उसने यह सब सुन लिया। वह अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा और कबीर से बोला, भैया, काव्या क्या गलत कह रही है? 3 साल से देख रहा हूँ, घर का सारा काम काव्या करती है और रोब रिया भाभी छाटती हैं। हद और हक की बात आप न ही करें तो बेहतर होगा। तुझमें भी अपनी बीवी की भूत सवार हो गया है आरव। भगवती देवी चिल्लाई। बड़े भाई से जुबान लड़ाता है। इस छोटी ने पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है। हक चाहिए इसे। हक काम करने से नहीं, हैसियत और घर के नियमों से मिलते हैं। बड़ी बहू बड़ी ही रहेगी और छोटी उसके नीचे। काव्या ने आरव का हाथ पकड़कर उसे शांत किया और भारी मन से कमरे में आ गई। उस रात काव्या सो नहीं सकी। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन दिल में एक अजीब सी तड़प। वह सोच रही थी, क्या छोटा होना कोई गुनाह है? क्या हर जिम्मेदारी सिर्फ छोटी बहू ही होती है और सारे अधिकार और सम्मान बड़ी बहू के? हक और जिम्मेदारी का यह पलड़ा हमेशा इतना असमान क्यों रहता है? हर साल की तरह इस बार भी हरतालिका तीज का त्योहार शास्त्री भवन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला था। शहर की कई नामचीन महिलाएं और भगवती देवी की पुरानी सहेलियां पूजा में शामिल होने आने वाली थी। तीज से 2 दिन पहले भगवती देवी ने अपने पुश्तैनी जेवर निकाले। उन्होंने रिया को बुलाकर उसके सामने एक चमकता हुआ पन्ने और सोने का हार रखा। रिया बेटा, यह हमारे शास्त्री परिवार का खानदानी हार है। इसे हमारी सास ने हमें दिया था। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस बार पूजा में तुम ही इसे पहनोगी। रिया की आंखें चमक उठी। उसने घमंड से काव्या की तरफ देखा, जो वही झाड़ू लगा रही थी। भगवती देवी ने काव्या की तरफ एक मामूली सी सोने की चेन बढ़ाते हुए कहा, काव्या तुम यह पहन लेना। वैसे भी छोटी बहू को इतना भारी भरकम जेवर शोभा नहीं देता। काव्या ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर वह चैन ले ली। उसे जेवरों का मोह कभी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसे नीचा दिखाया गया, वह बात उसके दिल में चुभ गई। तीज के दिन सुबह से ही काव्या रसोई में पकवान बनाने में जुटी थी। उसने पूरियां, खीर, गुजिया और न जाने कितने व्यंजन अकेले तैयार किए। पसीने से तरबतर काव्या जब पूजा की तैयारी पूरी करके अपने कमरे में तैयार होने गई, तभी बाहर शोर मच गया। मेरा हार कहाँ गया? माँ जी, काव्या, तुमने मेरा हार देखा? रिया पागलों की तरह कमरे से चिल्लाते हुई बाहर निकली। पूरे घर में हड़कंप मच गया। भगवती देवी घबरा गई। क्या हुआ रिया? वो पुश्तैनी हार कहाँ गया? रिया ने तुरंत उंगली काव्या की तरफ उठा दी। माँ जी, अभी आधे घंटे पहले जब मैं नहाने गई थी, तो हाथ ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा था। उस वक्त इस कमरे में सिर्फ काव्या ही झाड़ू लगाने आई थी। इसके अलावा कोई कमरे में नहीं गया। काव्या स्तब्ध रह गई। दीदी, यह आप क्या कह रही हैं? मैंने हार को छुआ तक नहीं। झूठ मत बोलो काव्या। कबीर भी बीच में कूद पड़े। तुम्हारे मन में शुरू से ही इस हार को लेकर जलन थी। तुमने ही इसे कहीं छुपाया है। आरव ने अपनी पत्नी का बचाव किया। भैया, बिना किसी सबूत के आप काव्या पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत? रिया चिल्लाई। सबूत यह है कि इसके अलावा कोई कमरे में गया ही नहीं। माँ जी, इसके कमरे की तलाशी लीजिए। भगवती देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे काव्या के छोटे से कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दे दिया। काव्या चुपचाप एक कोने में खड़ी आंसू बहाती रही। उसकी आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अलमारी, संदूक और बिस्तरों की तलाशी ली गई, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। तभी रिया का पालतू कुत्ता रिया के कमरे से एक कपड़े की थैली घसीटते हुए बाहर ले आया। थैली फटी और उसमें से वह पुश्तैनी हार और रिया के कुछ अन्य गहने बाहर गिर पड़े। असल में रिया ने वह हार पहनकर अपनी सहेली को फोटो खींचकर भेजी थी और जल्दबाजी में उसे अपनी महंगी साड़ियों के बीच मेकअप बैग में रख दिया था, जिसे वह खुद भूल गई थी। सच्चाई सामने आते ही सन्नाटा छा गया। रिया का चेहरा पक पड़ गया। काव्या ने अपनी रुंधी हुई आवाज में कहा, दीदी, सामान से ज्यादा कीमती इंसान का चरित्र होता है। आज आपने मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली, बल्कि मेरे सम्मान को भी नीलाम कर दिया। भगवती देवी के पास उस वक्त कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। फिर भी उन्होंने बात को दबाते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, मिल गया ना हार। अब बात को राई का पहाड़ मत बनाओ काव्या। जाओ, पूजा की थाली सजाओ। न कोई माफी, न कोई अफसोस। छोटी होने की सजा काव्या को फिर भुगतनी पड़ी। तीज के त्योहार को बीते अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे कि शास्त्री भवन पर अचानक बीमारियों का साया मंडराने लगा। मौसम बदलने के साथ ही भगवती देवी को भीषण निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने उन्हें सख्त बेड रेस्ट की सलाह दी और 24 घंटे देखभाल की हिदायत दी। डॉक्टर की बात सुनते ही रिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर साहब, मुझे तो डस्ट एलर्जी है।
माँ जी के कमरे में जाने से मुझे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। और वैसे भी मुझे अगले हफ्ते अपने मायके में एक बहुत बड़ी किटी पार्टी अटेंड करनी है। कबीर ने भी हाथ झाड़ लिए। मेरा बिजनेस का काम बहुत फैला हुआ है। मैं माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं बैठ सकता। एक बार फिर सारी जिम्मेदारी छोटी बहू यानी काव्या के नाजुक कंधों पर आ गई। काव्या ने बिना किसी शिकायत के अपनी सास की सेवा शुरू की। वह सुबह 4 बजे उठती, माँ जी के लिए काढ़ा बनाती, समय पर दवाइयाँ देती, उनके गंदे कपड़े धोती और रात रात भर जग कर उनके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती। भगवती देवी जब दर्द से कराती तो काव्या उनके पैर दबाती और उन्हें ढांढस बैठाती। एक रात भगवती देवी का बुखार 102 डिग्री के पार चला गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। काव्या ने तुरंत रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दीदी, कबीर भैया, उठिए, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। गाड़ी निकालिए, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। रिया ने अंदर से चिढ़कर कहा, अरे काव्या, इतनी रात को नाटक मत करो, सुबह देखेंगे, थोड़ा बाम लगा दो उन्हें। काव्या समझ गई कि यहाँ से मदद नहीं मिलेगी। उसने बिना वक्त गंवाए आरव को जगाया। आरव के पास कार नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी बाइक थी। बारिश तेज हो रही थी। काव्या ने पड़ोस के एक ऑटो वाले को रो धोकर राजी किया। भारी बारिश में काव्या और आरव भगवती देवी को संभाल कर अस्पताल ले गए। पूरी रात काव्या अस्पताल के आईसीयू के बाहर भूखी प्यासी बैठी रही। उसने अपनी सोने की छोटी चैन बेचकर अस्पताल की शुरुआत की फीस जमा की, क्योंकि कबीर ने फोन नहीं उठाया था और आरव को भी अभी पगार नहीं मिला था। अगली सुबह जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा, आपकी बहू ने अगर सही वक्त पर इन्हें अस्पताल न पहुंचाया होता तो निमोनिया फेफड़ों की पूरी तरह ब्लॉक कर देता। इनकी जान बच गई है। इसका पूरा श्रेय आपकी छोटी बहू को जाता है। एक दिन बाद जब भगवती देवी होश में आई और उन्हें पूरी बात पता चली तो उनकी आंखें भर आईं। लेकिन जब वे घर वापस आई तो रिया ने नया राग छेड़ दिया। माँ जी, काव्या ने अस्पताल का फालतू बिल फाड़ा दिया। थोड़ा सा बुखार ही तो था, घर पर ही ठीक हो जाता। ऊपर से आपकी सोने की चेन भी पता नहीं कहाँ गायब कर दी। भगवती देवी ने रिया की तरफ देखा, लेकिन इस बार उनके दिल में एक हल्की सी ठेस लगी। हालांकि सालों पुराना बड़ी बहू का मोह इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन शास्त्री भवन की अंदरूनी राजनीति वैसी ही रही। कबीर का कपड़े का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार था। वह अपने पिता के जमाने की प्रतिष्ठा के बल पर बाजार में टिका हुआ था। कबीर को अपनी बुद्धिमानी और रिया के पिता, जो शहर के बड़े बिल्डर थे, के रसूख पर बहुत घमंड था। वह अक्सर आरव को, जो एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था, अपनी दया पर जीने वाला समझकर नीचा दिखाता था। लेकिन अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। अचानक वैश्विक मंदी की मार कपड़ा उद्योग पर पड़ी। कबीर ने अपनी सेखी बघारने के चक्कर में एक विदेशी सेल कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया था। इस सौदे के चक्कर में उसने न सिर्फ अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, बल्कि शास्त्री भवन के मूल कागजात बैंक में रखकर करोड़ों का लोन ले लिया। कबीर को पूरा भरोसा था कि रिया के पिता उसकी बैकअप फाइनेंसिंग देंगे, पर होने को कौन टाल सकता था। वह विदेशी कंपनी एक बड़ा स्कैम निकली। कंपनी के मालिक रातों रात सारा पैसा लेकर फरार हो गए। कबीर का पूरा निवेश डूब गया। रातों रात शास्त्री भवन पर 3 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। बैंक के लीगल नोटिस आने लगे। बाजार के लेनदारों ने घर के बाहर चक्कर काटने शुरू कर दिए। जो रिश्तेदार कभी शास्त्री भवन में दावतों का आनंद लेते थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। जब मुसीबत का पहाड़ टूटा तो सबसे पहला झटका रिया के मायके से लगा। कबीर रोता हुआ रिया के पिता के पास पहुंचा। ससुर जी, मुझे 1 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट करा दीजिए, वरना बैंक मेरा घर नीलाम कर देगा। आपकी तो बहुत पहुंच है। रिया के पिता ने बड़ी बेरुखी से चाय की चुस्की ली और कहा,
कबीर जी, बिजनेस में घाटा मुनाफा चलता रहता है। मैं एक डूबते हुए जहाज में अपना पैसा नहीं बहा सकता। मैंने अपनी बेटी की सीधी शादी आपसे की थी, आपके कर्जों से नहीं। रिया को कुछ दिन के लिए मेरे घर भेज दीजिए, बाकी आप कोर्ट कचहरी अपना खुद संभालिए। जब कबीर खाली हाथ घर लौटा तो रिया पहले से ही अपने 3 बड़े बड़े सूटकेस पैक करके हाल में खड़ी थी। भगवती देवी ने रोते हुए रिया के हाथ पकड़े। बेटा रिया, तुम ऐसे समय में अपने पति को छोड़कर जा रही हो। तुम्हारा बाप हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता। इस घर की आबरू दांव पर लगी है। हमारा पुश्तैनी मकान नीलाम हो जाएगा। रिया ने झिझकते हुए अपना हाथ छुड़ाया और अपनी महंगी घड़ी संभालते हुए बोली, माँ जी, मेरा मायका कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं है जो हर बार करोड़ों रुपए लुटाएगा। कबीर जी ने मुझसे पूछकर तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया था ना। अब वो भुगते, मैं इस कंगाली पुलिस और कोर्ट कचहरी के झंझट में अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। जब सब ठीक हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। इतना कहकर रिया कार में बैठकर चली गई। कबीर टूट चुका था। वह घर के आंगन में सिर पकड़कर बैठ गया और फपक फपक कर रोने लगा। भगवती देवी अपने सीने पर हाथ रखे फर्श पर गिर पड़ी। जिस बड़ी बहू को उन्होंने सिर का ताज बनाकर रखा था, जिसके मायके के कसीदे पढ़ते उनके होठ नहीं थकते थे, वह आधी आते ही तिनकी तरह उड़ गई। घर में मातम सा सन्नाटा पसरा था। कबीर के पास बैंक का नोटिस थमा हुआ था, जिसमें लिखा था कि 15 दिनों के भीतर अगर पहली किस्त जमा नहीं हुई तो शास्त्री भवन की कुर्की कर दी जाएगी। तभी कमरे से काव्या बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा जंग लगा हुआ लोहे का बक्सा था। उसके पीछे आरव भी शांत गंभीर मुद्रा में चला आ रहा था। काव्या सीधे कबीर और भगवती देवी के पास आई। उसने बिना एक शब्द बोले वह बक्सा भगवती देवी के कदमों में रख दिया। भगवती देवी ने अपनी बहती आंखों से काव्या को देखा और कांपती आवाज में पूछा, यह क्या है काव्या? काव्या ने झुककर बक्से का कुंडा खोला। बक्सा खुलते ही उसमें रखे जेवर चमक उठे। उसमें काव्या की माँ द्वारा दिए गए शादी के सारे पुश्तैनी गहने, उसके मायके से मिले सोने के कंगन, उसकी 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट के पेपर और आरव की सालों की मेहनत की जमा पूंजी के चेक रखे थे। माँ जी, भैया, काव्या ने अपनी शांत और दृढ़ आवाज में कहा, इस बक्से में मेरे सारे गहने हैं। मेरी माँ ने मुझे मुश्किल वक्त के लिए दिए थे और आरव की जमा पूंजी भी इसमें है। इन्हें बेचकर या बैंक में गिरवी रखकर आप तुरंत पहली किस्त चुका दीजिए ताकि घर की नीलामी रुक जाए। बाकी का कर्ज हम सब मिलकर आरव की सैलरी से और मेरी सिलाई डिजाइनिंग के काम से धीरे धीरे चुका देंगे। कबीर ने पटी पटी आंखों से काव्या और उस बक्से को देखा। उसके हलक से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में बेइंतहा अपराध बोध और शर्मिंदगी के आंसू तैर गए। काव्या, कबीर घुटने के बल फर्श पर बैठ गया। यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे गहने तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई है। मैंने मैंने तो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। और अब तुम्हारी जुठानी, जिसके लिए मैं तुम्हें कोसता था, वो सब छोड़कर चली गई। फिर तुम अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा रही हो? काव्या ने आगे बढ़कर अपने जेठ कबीर के पैर छुए और बोली, भैया, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो आपने ही कहा था कि मैं छोटी बहू हूँ। लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि बहू छोटी हो या बड़ी, घर की आबरू और परिवार का सम्मान सबकी साझी जिम्मेदारी होती है। जब तक घर में खुशियां थी तब तक हक जताने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन आज जब घर पर आँच आई तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती हूँ? भगवती देवी स्तब्ध थीं। उनकी छाती फटने को हो रही थी। जिस छोटी बहू को उन्होंने हमेशा तानों के सिवा कुछ नहीं दिया, वही आज उनके खानदान की डूबती नैया की पतवार बन रही थी। और जिस बड़ी बहू पर उन्हें गर्व था, वह सिर्फ सुख की साथी निकली। भगवती देवी ने तड़प कर काव्या को अपने गले से लगा लिया।
उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझे माफ कर दे। मैं अंधी थी जो कांच को हीरा और हीरो को कांच समझती रही। मैंने हमेशा तुझे ताने दिए, तेरी हैसियत नापी, पर असली हैसियत तो तेरे दिल की है। तू छोटी बहू नहीं, तू ही इस घर की सबसे बड़ी बहू है। असली हकदार तो तू है इस घर के सम्मान की। अगले कुछ महीने शास्त्री भवन के लिए बेहद कठिन थे, लेकिन अब घर का माहौल बदल चुका था। काव्या ने घर की पूरी कमान संभाल ली थी। उसने न सिर्फ अपने गहने दिए, बल्कि अपनी हुनरमंदी से घर पर भी कढ़ाई और डिजाइनिंग का काम शुरू किया। उसने मोहल्ले की महिलाओं को जोड़कर एक छोटा सा बुटीक स्टार्ट किया। आरव ने दिन रात एक करके पार्ट टाइम प्रोजेक्ट पकड़े और कबीर ने अपने पुराने व्यापार को छोटे स्तर पर फिर से खड़ा करना शुरू किया। काव्या अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी। घर के हर छोटे बड़े वित्तीय फैसले में कबीर और भगवती देवी काव्या की राय लेते थे। एक साल की जीतोड़ मेहनत के बाद बैंक का अधिकांश कर्ज उतर गया और शास्त्री भवन नीलाम होने से बच गया। एक दिन जब सब लोग आराम से बैठकर चाय पी रहे थे, तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। रिया अपने भाई के साथ वापस आई थी। उसे जब पता चला कि संकट टल गया है और बिजनेस फिर से पटरी पर आ रहा है, तो वह वापस अपनी बड़ी बहू का हक जताने लौट आई थी। रिया शान से अंदर आई और सीधे भगवती देवी के पास जाकर बोली, माँ जी देखिए, मैं वापस आ गई। भाई ने कहा कि अब सब ठीक हो गया है, तो मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। काव्या, जाओ जरा मेरे लिए ठंडे पानी का गिलास लाओ और मेरा सामान कमरे में रखवाओ। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। काव्या अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि भगवती देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। भगवती देवी खड़ी हुई। उनकी आंखों में अब पुराना मोह नहीं, बल्कि एक कठोर सत्य की चमक थी। वे रिया की तरफ बढ़ी और बोली, रुक जाओ रिया, अब इस घर में हुक्म चलाने का हक तुम्हारा नहीं है। रिया हैरान रह गई। माँ जी आप क्या कह रही हैं? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। बड़ी बहू? भगवती देवी ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, उम्र में बड़े होने से या अमीर बाप की बेटी होने से कोई बड़ा नहीं बनता रिया। जब यह घर डूब रहा था, तब तुम अपने मायके में बैठकर तमाशा देख रही थी। तुमने रिश्ते और जिम्मेदारियां हवा में उड़ा दी थी, और जिसे तुम छोटी कहकर ताने मारती थी, उसने अपने सारे गहने और खुशियां इस घर को बचाने में दांव पर लगा दिए। कबीर भी आगे आया और कठोर स्वर में बोला, रिया, माँ सही कह रही है। हक सिर्फ बातों से नहीं मिलता, हक जिम्मेदारियां निभाने से मिलता है। इस घर की असली बड़ी बहू काव्या है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो काव्या की बराबरी करके नहीं, बल्कि उससे संस्कार और जिम्मेदारी सीख कर रहना होगा, वरना तुम अपने मायके वापस जा सकती हो। रिया का घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। उसने अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गई थी कि अब शास्त्री भवन में उसका पुराना रोब नहीं चलने वाला। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। काव्या ने आगे बढ़कर रिया का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी यह घर आपका भी है। बस अब हम सब मिलकर इस घर को संभालेंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भगवती देवी ने काव्या के सिर पर हाथ रखा और गर्व से बोली, नहीं काव्या, तू भले ही उम्र और रिश्ते में छोटी ब्याह कर आई थी, लेकिन अपने त्याग, संस्कार और हिम्मत से तू आज इस घर की बड़ी बहू बन चुकी है। हक मांगने से नहीं मिलता, हक कमाया जाता है, और तूने यह हक कमाया है। उस दिन शास्त्री भवन में हक और जिम्मेदारी की सालों पुरानी लड़ाई खत्म हो गई थी। छोटी बहू ने अपने कर्मों से न सिर्फ घर को बिखरने से बचाया था, बल्कि रिश्तों के सही मायने को भी साबित कर दिखाया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, या इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो प्रतिदिन शाम 5 बजे पब्लिश होती है, तो रोजाना देखना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।